नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेमचरण साइकोलॉजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने एसएसटी की शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। इन प्रश्नों को हम एज ए रिवीजन के तौर पर करेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। आज शिक्षण वीडियो में पहला प्रश्न क्या है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। बी है विद्यार्थी बड़े होंगे तथा अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। सी समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना होगा। और डी है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा करना। तो इनमें से अपने को ऑप्शन छांटने भी कौन से हैं वो सही हैं? ए डी, बी सी, सी डी और ए सी। तो इनमें से सही क्या है? ए डी। क्या सही है? ए और डी। यानी पहला क्या है? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। और डी में क्या है? दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? यानी कौन सा कथन है वो सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। और बी में क्या है? तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। यानी ये दो चीजें दी हुई हैं, इनमें क्या है अपने को छानना है। ए में क्या देख रखा है? केवल बी सही है। दो में दे रखा है ए और बी दोनों सही है। सी में है ए और बी दोनों ही नहीं है। और 4 नंबर में दे रखा है केवल बी सही है। तो इसमें क्या होगा? आंसर क्या है इसका कि ये दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत मानी। यानी जानकारी का स्मरण करने की से अवधारणात्मक विकास होता है, ये भी गलत है। और तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, ये भी गलत है। यानी सामाजिक विज्ञान में जानकारी का स्मरण करना मात्र से अवधारणात्मक विकास नहीं होता है, बल्कि बच्चों का सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को अंतः संबंधित करके देखने तथा अपने आसपास में होने वाली विभिन्न घटनाओं को विस्तार से समझने से अवधारणात्मक विकास होता है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में तथ्यों का स्तर है वो सदैव निश्चित नहीं होता है, बल्कि निरंतर अनुसंधान से बदलते रहते हैं। अतः इन प्रश्न ये दोनों ही विकल्प क्या है? दोनों ही विकल्प है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक का विकास करना और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? चारों ही सही हैं। सांस्कृतिक विरासत का विकास करना और राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकसित करना और अच्छे नागरिक का विकास करना, ये तीनों ही सही हैं। ये तीनों इसके उद्देश्य होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय है वो सम्मिलित नहीं है? राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास और भूगोल। तो कौन सा नहीं है? दर्शन शास्त्र। कौन सा नहीं होता है? दर्शन शास्त्र है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं माना गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर दर्शन शास्त्र विषय वो सामाजिक अध्ययन का विषय नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषय सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। यानी ये उच्च प्राथमिक स्तर है, ये किसको माना गया है? यानी 8वीं कक्षा तक, प्रथम कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के हैं बच्चे हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर में माना जाता है। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र।
2 नंबर पर है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान, और राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें सही है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये इसमें सही माने गए हैं। क्योंकि बी ऑप्शन है इसमें पर्यावरण विज्ञान है, ये प्राथमिक तक का आ गया। और सी नंबर है तो सी में क्या दे रखा है? सी में दे रखा है समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र है ये 12th में आता है, यानी 10th के बाद में शुरू होता है। और फिर आ गया 4 नंबर ऑप्शन है उसमें पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण फिर उसमें आएगा 5वीं तक का आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? ये है पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन कराने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। और 4 नंबर है ये है सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ये है पाठक को समाज के विज्ञान के अध्ययन कराने में सहायता करता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। पहला ए है ये है अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। बी है ये है वातावरण, बी है ये है लोगों के संबंध और उनकी अंतः निर्भरता का अध्ययन है। सी है ये अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो उपयुक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प कौन सा है? तो क्या कौन सा है? ए या बी है, या ए, बी और सी है, या ए, बी और सी है, या ए, सी है? तो सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? इसमें तीनों ही माने गए हैं, ए, बी और सी। यानी यह है अपने वातावरण के लोगों का अध्ययन भी करता है, यह लोगों से के संबंधों और उसकी अंतः निर्भरता का अध्ययन भी करता है, यह है अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का भी अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान जीवन के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? मनोविज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो इसमें क्या आएगा? अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और भूगोल। तो मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। यानी अगर आप एक अध्यापक के रूप में हैं तो आप उस प्रतिक्रिया को क्या चुनेंगे? पढ़ाए जा रहे हैं अध्याय को पढ़ना बंद कर दूंगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, उन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। तो इसके लिए क्या आएगा इसमें कि सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा करूंगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? यानी सर्पिल पाठ्यक्रम है उसका कौन सा लाभ है? एक नंबर है अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यों और प्रासंगिक बनाना, गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए कल्पनाओं का संधारण, और 4 सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गहन समझ के साथ एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। अगला प्रश्न है ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। तो कौन से ऐसे कारक हैं जो निर्माण करते हैं?
पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। 2 नंबर है समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने और वैश्विक दुनिया में समायोजित करने के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। तो इसमें क्या है, पाठ्य सामग्री के सूचनाओं को स्थानांतरित करना। अगला प्रश्न है रीति रिवाजों का संरक्षण, समानता, ये दोनों क्रमशः है इस प्रकार के मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। कौन से के अंतर्गत आते हैं? विशेष संबंधी मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य या प्रजातांत्रिक मूल्य, सामाजिक मूल्य या नैतिक मूल्य, और नैतिक मूल्य या राजनीतिक मूल्य। तो इसमें क्या आएगा, रीति रिवाजों का संरक्षण है वो किस में आएगा? सांस्कृतिक मूल्यों में। ये रीति रिवाजों का संरक्षण ये आएगा सांस्कृतिक मूल्यों में, और समानता है ये किस में आएगी? प्रजातांत्रिक मूल्यों में। ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम, अन्वेषण अधिगम दोनों क्रमशः इससे संबंधित हैं। यानी सामाजिक अधिगम और अन्वेषण अधिगम ये दोनों क्रमशः किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा और पियाजे, जेरोम ब्रूनर और जॉन ड्यूक, जेरोम ब्रूनर और अल्बर्ट बंडूरा और जेरोम ब्रूनर। तो सामाजिक अध्ययन है यानी सामाजिक अधिगम है वो किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा से। और अन्वेषण अधिगम है ये किससे है? जेरोम ब्रूनर से। ठीक है। अगला प्रश्न है ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का एक अध्यापक 9वीं कक्षा के छात्रों को तलकोना झरने में बिहार यात्रा करवाया। ये है इस प्रकार के अधिगम का अनुभव है। यानी एक अध्यापक है समाजशास्त्र का, 9वीं कक्षा के छात्रों को तलकोना झरने की यात्रा कराने के लिए ले जाता है। तो ये किस प्रकार का अनुभव है? प्रत्यक्ष अनुभव, परोक्ष अनुभव, प्रातिनिधिक अनुभव और प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभव। तो ये कौन सा अनुभव होगा? प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अगला प्रश्न है हरियाली स्वच्छता पर करपत्र तैयार करवा और राष्ट्रीय चिन्हों का आदर करना इस प्रकार के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण है। 1 नंबर है रुचि अभिवृत्ति, 2 है ज्ञान विनिमय, 3 नंबर है विनिमय और कौशल, और 4 नंबर है सृजनात्मक और ग्राह्यता। तो इसमें क्या होएगा? इसमें है हरियाली स्वच्छता पर करपत्र तैयार करवाना, ये तो क्या है किसमें आएगा? रुचि में आएगा। और राष्ट्रीय चिन्हों का आदर करना ये क्या आएगा? अभिवृत्ति में आएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? रुचि और अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? यानी मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो कब की गई थी? 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? 1 नंबर है समय और शक्ति की बचत होना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होना, पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, और 4 नंबर है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत डालना। तो इसमें क्या है? विद्यार्थियों को स्वाध्याय की आदत डालना ये व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। बाकी ये समय की और शक्ति की बचत करना, तर्क और चिंतन की शक्ति का विकास करना और पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जाना ये किस में आते हैं? व्याख्यान में आते हैं। लेकिन ये विद्यार्थियों को स्वाध्याय की आदत करना है ये व्याख्यान विधि में नहीं आता, ये तू पढ़ विधि होती है उसमें, यह पुस्तक विधि में आता है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए। समाज की वर्तमान स्थिति पर, दूसरे राष्ट्रों के पाठ्यक्रमों पर, प्रचलित परीक्षा पद्धति पर और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने तथा अच्छे अंक प्राप्त करने पर। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है समाज की वर्तमान स्थिति है उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का निर्माण का सिद्धांत नहीं है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत का निर्माण नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का,
विविधता का, उपयोगिता का और परीक्षा केंद्रित। तो इसमें क्या कौन सा आएगा? परीक्षा केंद्रित। ये नहीं है होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में क्रियाशीलता भी होनी है, विविधता और उपयोगिता, ये तीनों सिद्धांत तो होते हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र का नहीं होता है। अगला है कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द क्यूरियर से हुई है? यानी क्यूरियर शब्द है वो किससे बना हुआ है? स्पेनिश, लैटिन, जर्मन और पुर्तगाली। तो किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा से बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है शिवाय, यानी और तो सभी हैं लेकिन एक इसमें नहीं है। उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रिया के सिद्धांत और रूढ़िवादी। तो इसमें कौन सा नहीं है? रूढ़िवादी का सिद्धांत नहीं होता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक में उद्देश्य लिखती है। क्या उद्देश्य लिखती है? कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? यानी ये उद्देश्य बताना है अपने को कि ये किस क्षेत्र में आता है। विश्लेषणात्मक, कौशल, संश्लेषण और बोधन। तो ये किस में आएगा? ये आएगा बोधन में। किस में आएगा? बोधन में। अगला प्रश्न है तत्काल उद्देश्य, यानी तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत वर्णित है। तो इसमें क्या आएगा? भावात्मक पक्ष, संयोजी पक्ष, उच्चत्व पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष। तो तत्काल उद्देश्य है वो किस में आएगा? संज्ञानात्मक पक्ष में आएगा। ठीक है। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पाठ्यक्रम एक पूर्ण योजना है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पाठ्यक्रम एक पूर्ण योजना है। ए क्रियान्वयन की, समझ की, मूल्यांकन या कल्पना की। तो क्या इसमें? क्रियान्वयन की। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पाठ्यक्रम में पूर्ण योजना किसकी है? क्रियान्वयन की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी तरह से विकसित अधिगम के उद्देश्यों की विशेषताओं को प्रकट नहीं करता है? क्या है? नहीं करता है। तो इसमें क्या है? शिक्षक नियमित रूप से परीक्षा आयोजित करता है। 2 नंबर है शिक्षक किसी विषय की शुरुआत में पहले एक प्रयोग करता है। 3 नंबर है शिक्षक एक नियम और उसके उपयोग की व्याख्या करता है। 4 नंबर है शिक्षक कक्षा में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के मिश्रण का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर है शिक्षक एक नियम और उसके उपयोग की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक अपने छात्रों में सौंदर्य बोध का पोषण करने की कोशिश कर रहा है। उसे उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि विचारों की जांच करें, जांच के प्रतिमान यानी मॉडल को विकसित करें, घटना को उत्सुकता से देखें और वे प्रश्न को तैयार करें। तो इनमें से क्या होना चाहिए? घटना को उत्सुकता से देखें, यानी सौंदर्य बोध है उसकी जांच करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? घटना होती है उसको उत्सुकता से देखे। अगर वो उसको घटना को अच्छे से देखेगा तभी तो उसके सौंदर्य का बोध होगा और तभी तो उसके बारे में संपूर्ण बता सकेगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक व्याख्या देता है कि प्रयोगों के दौरान एक से अधिक विधियों का प्रयोग करके परिणामों को स्थापित किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक स्वभाव की कौन सी विशेषता का बोध होता है? तो कौन सी विशेषता का बोध होता है? गहन चिंतन, साक्ष्य के लिए सम्मान, ग्रहणशीलता और तार्किक चिंतन। तो इससे कौन सी विशेषता का विकास होता है? गहन चिंतन का होता है। अगला प्रश्न है समूह क्रियाकलाप सामूहिक शिक्षण के मुख्य अभ्यास हैं जिसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षकों के बोझ को उन निर्देशात्मक शैली में कम करना, कक्षा को प्रकृति में सक्रिय और सहभागी बनाना और समूह के सदस्यों के बीच तालमेल बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समूह के सदस्यों के मध्य तालमेल बनाना होता है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षण विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन एक
उद्देश्य है, यानी कौन सा एक उद्देश्य है? निरीक्षण, आगमन और निगमन। 2 नंबर है ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। 3 नंबर है अनुग्राहित प्रतिक्रिया और मूल्यांकन और संगठन। 4 नंबर है अभिग्राही प्रतिक्रिया और मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक विद्वान के शिक्षण में नाटकीय रूपांतरण का प्रमुख उद्देश्य निम्न कराया होता है। यानी सामाजिक विद्वान के शिक्षण में नाटकीय रूपांतरण का प्रमुख उद्देश्य निम्न करवाया होता है। क्या करवाया होता है? बोध, ज्ञान, अनुसंधान या आवेदन। तो क्या करवाया होता है? बोध करवाया होता है। क्या करवाया था? बोध। अगला प्रश्न है व्यवहारिक उद्देश्यों को के रूप में भी जाना जाता है। विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दक्षतापूर्ण उद्देश्य या प्रदर्शन उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्यों को प्रदर्शन उद्देश्य भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यानी नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो इसमें क्या है? बच्चों के सामाजिक विकास। 2 नंबर है नेतृत्व की गुणता का निर्माण। 3 नंबर है एक आदर्श नागरिक तैयार करना और 4 नंबर है घटनाओं को स्मरण करना। तो इसमें क्या नहीं पूछा है, तो इसमें क्या आएगा? घटनाओं को स्मरण करना। रीड के प्रश्न हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, कोई भी प्रश्न हो, उसमें क्या है ज़्यादातर प्रश्नों में ये नहीं आपको ज़रूर मिलेगा। और जब हम पेपर करते हैं तो जल्दी जल्दी के अंदर क्या करते हैं कि ये नहीं है, इसको देखना भूल जाते हैं। और यहाँ पर अपने को सीधा यही दिखाई देता है कि पढ़ने का उद्देश्य है, यानी उद्देश्य कौन सा है, तो बाद में अपने क्या है सही पे ही निशान लगा देते हैं और बाद में आगे जाके वो प्रश्न आपका गलत हो जाता है। जब भी आप प्रश्न करो तो सबसे पहले आपके सामने अगर ये नहीं आता है तो उसको आप अंडरलाइन करके छोड़ दो, जिससे कि आपके ये याद रहे कि हाँ ये इसमें नहीं पूछ रहा है और आपके प्रश्न सही हो। ठीक है। अगला प्रश्न है कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए अच्छा विद्वान, अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा कहानीकार और अच्छा कवि। तो कैसा होना चाहिए? अच्छा कहानीकारक होना चाहिए। अगला प्रश्न है देख कर सीखना सिद्धांत कौन सी विधि है? देख कर सीखना सिद्धांत कौन सी विधि है? तो ये कौन सी होगी? वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, निरीक्षण विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो कौन सी विधि होगी इसमें? निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि के मार्गदर्शक हैं, यानी प्रयोगात्मक विधि के मार्गदर्शक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रधानाचार्य, छात्र, प्रयोगशाला सहायक और अध्यापक। तो इसमें एक सही आंसर क्या होगा? अध्यापक होता है। कौन होता है? अध्यापक। प्रयोगात्मक विधि का मार्गदर्शक है वो कौन होता है? अध्यापक को ही माना गया है। अपने इसमें से प्रयोगशाला सहायक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा, अध्यापक सही है इसमें। अगला प्रश्न है अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण विधि, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार किसका होता है? शिक्षण विधि का होता है। अगला प्रश्न है अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रोवेल, आर्मस्ट्रॉन्ग, मोंटेसरी और स्किनर। तो किसको जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग को। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि या व्याख्यान विधि। तो कौन सी आएगी इसमें? कहानी विधि। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? सभी तत्वों का निर्माण करते हैं, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। 2 नंबर है शिक्षार्थी को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद कराना। 3 नंबर है समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने
के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, और 4 नंबर है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी तत्वों का जो समाज के निर्माण करते हैं और उनके बीच संबंधों का बोध कराना। ये अध्यापक अध्यापिका का सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में अन्य कई प्रश्न है वो लेकर फिर उपस्थित होंगे। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जिससे कि हम और उसको सुधारने की कोशिश करें। धन्यवाद।